वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी सोशल स्टडी पार्ट पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, जिसको हम सिविक्स कहते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी बेस पे जो हमारा सोशल स्टडी है, सोशल स्टडी में जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, जिसको हम सिविक्स राजनीतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं, उसको अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पावर शेयरिंग, कि सत्ता की साझेदारी क्या जरूरी है, क्या हमें पावर्स को बांटना चाहिए नहीं। इस टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज, सत्ता की साझेदारी, कि यह सत्ता की साझेदारी जरूरी है या नहीं। देखिए, जब तक सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो हम देख सकते हैं कोई भी लोकतांत्रिक देश सही नहीं चलेगा। सबसे पहले देखिए सत्ता की साझेदारी है क्या, सत्ता क्या है। जैसे एक साधारण सा एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए एक परिवार है अपना और एक किसान है। मान लीजिए किसान है, उस किसान के मान लीजिए 4 बेटे हैं और 4 बेटे में बड़े वाले बेटे को मान लीजिए वे पूरी जमीन का लेखा जोखा रखने का देता है, हिसाब किताब देता है। कोई भी घर में सामान आता है बड़े बेटे की सहमति से आता है, बड़ा बेटा ही पैसे खर्च करता है। यानी कि जो भी आर्थिक इनकम और जो आपका खर्च है जो बड़े बच्चे के सानिध्य रहता है। बाकी जो 3 बच्चे हैं उनके नहीं होता। हो सकता है वे किसान ये समझता हो कि बड़ा बेटा समझदार है, छोटे अभी समझदार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वे भी उसके बराबर के। धीरे धीरे जब ऐसे चलता है तो उन आपस में बड़े बेटे के प्रति जो 3 बेटे हैं उनके अंदर एक ग्लानि सी पैदा हो जाती है। कह सकते हैं कि एक नाराजगी सी पैदा हो जाती है, और एक दिन नाराजगी इतनी बढ़ जाती है कि वे चाहते हैं कि भाई जैसे बड़े भाई को पिताश्री ने जो भी लेन देन के लिए जिम्मेवार ठहराया कि यही खरीदता है परिवार के लिए जो सामान है, या कृषि के औजार है, कृषि के सामान है, और खर्च भी यही करता है, हमारे से यानी कोई पूछता नहीं है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि परिवार में ये समझता है कि अपने आप को कि हाँ मेरे कोई रेस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है। तो धीरे धीरे उस बड़े पुत्र के प्रति तीनों पुत्रों का एक तरह से यानी कि अलगाव सा होता जाता है। वे दूर दूर हटने जाते हैं, आपस में बोलते नहीं है, प्रेम नहीं है, और एक दिन संघर्ष की स्थिति आ जाती है। क्यों? कि वे चाहते हैं कि पिता बड़े पुत्र को, बड़े भाई को तो मान सम्मान देता है, हमको नहीं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है, जिससे संघर्ष की स्थिति बन जाती है। तब तो कह सकते हैं यहाँ चारों बेटों को उसने जो पावर्स है वे उसने बराबर नहीं की। लेकिन अगर वही किसान उन चारों बेटों को बराबर बराबर पावर्स दे देता, कि चारों बेटे उसके बराबर होते, हर सामान में, खरीदारी में, बेचने में चारों की सहमति लेते, चारों बच्चों की सहमति के साथ में कोई माल खरीदा जाता, बेचा जाता, उन चारों की नॉलेज में होता, किसान चारों को बैठा कर साथ समझाता, समान रेस्पेक्ट देता, समान आदर, तो निश्चित रूप से ऐसी कंडीशन नहीं होती। तो वही आज हम पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी। सत्ता का मतलब है यहाँ पावर से संबंधित है, राजनीतिक पावर से, कि क्या उसको पावर्स को हमें साझेदारी करना चाहिए या नहीं। तो निश्चित रूप से जैसे आपने पहले 9th क्लास के एसएस में अध्ययन किया है कि सत्ता की जो साझेदारी है भी कैसी होनी चाहिए, अर्थात पावर का बटा हुआ होना चाहिए कि नहीं। जैसे आपने पढ़ा पहले कि विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता का विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। अब किसी भी लोकतांत्रिक जो देश है, कोई भी लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश के लिए सत्ता को बांट देना चाहिए। विधायिका के रूप में जो हमारी, जिसको व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, जो कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका जो कानून का यानी कि एक तरह से लागू कराती है, पालन कराती है। कार्यपालिका जैसे हमारे तहसीलदार है, एसडीएम है, कलेक्टर है, ये कार्यपालिका है। न्यायपालिका, न्यायपालिका अगर कार्यपालिका और विधायिका के बीच में, या हम कह सकते हैं कि कोई देश के अंदर कोई झगड़ा हो जाता है या किसी चीज़ में सहमति नहीं बनती है, कोई विवाद का विषय आता है,
तो न्यायपालिका जो है उसको यानी कि न्याय का काम करती है। तो जैसे देखते हैं तो न्याय लोकतांत्रिक देश में जो हमारी जो पावर से भी बटी हुई है, विधायिका में, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का उस कानून को पालन कराना, और न्यायपालिका का काम मुख्य रूप से आपसी विवाद का समझौता करना, डिसीजन करना। तो कह सकते हैं कि ये जो है तीनों को कार्य अलग अलग है, तो पावर्स बटी हुई है। तो कि पूरी समझ के साथ सत्ता का विकेंद्रित कर देना मतलब बांट देना, इसे लोकतंत्र में कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। ये भी सही है कि लोकतंत्र का अगर कामकाज करना है, अच्छा लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाना है, तो उस पावर्स को हमको बांट देना चाहिए, जरूरी है। अब इस हमारे बुक में सत्ता की साझेदारी के बारे में अगर हम देखते हैं तो 2 केस स्टडी है, इसके बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका जो देश 2 देश हैं, उन 2 देशों के बीच में देखते हैं कि हमारी सत्ता की जो साझेदारी है वे किस प्रकार से बटी हुई है, किस में कैसे सत्ता की साझेदारी को उसमें बांटा गया, या कैसे हम कह सकते हैं कि कौन से देश को एक लोकतांत्रिक देश कहेंगे। तो 2 देश की जो केस स्टडी उसका अध्ययन करेंगे, पहला बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। अब फर्स्ट देखते हैं बेल्जियम। अब देखिए जो बेल्जियम जो देश है उसकी क्या है, तो सबसे पहले इन दोनों देशों की हम इसके जो जातीय समूह देखेंगे, जातीय समूह संरचना। ये जो देश है, ये जो दोनों देशों में एक विशेष जाति और निवास करती हैं, और भाषा के आधार पर किस प्रकार से ये देश अपने संरचित है, यानी कि संरचना की है। सबसे पहले हम जातीय जो समूह है, जिसको हम इथेनिक कंपोजिशन कह सकते हैं इंग्लिश में, जो इथेनिक जो कंपोजिशन है जिसे हम जातीय समूह कह सकते हैं, बेल्जियम का देखते हैं। सबसे पहले बेल्जियम की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो बेल्जियम हमारे जो हरियाणा जो स्टेट है, हरियाणा राज्य है, हमारा देश के हरियाणा राज्य से भी कहीं छोटा देश है बेल्जियम। इस बेल्जियम जो देश है इसकी जो सीमाएं लगती हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, ये जो कंट्री है जो देश है, इनसे इनकी बाउंड्री यानी इनकी सीमाएं लगती है। आबादी देखें तो लगभग 1 करोड़ से कुछ अधिक है। बेल्जियम की अगर आबादी है, जनसंख्या देखते हैं तो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, जो हरियाणा से लगभग आधी है। हमारा जो हरियाणा जो स्टेट है उससे करीब बहुत ही आधी जनसंख्या है। अगर इसकी जातीय बनावट या संरचना देखते हैं, जातीय बनावट या हम बोल कह सकते हैं इसकी संरचना देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ जातियाँ रहती हैं। तो इस बेल्जियम के अंदर सबसे पहले बताओ कि 2 पार्ट बने हैं। एक तो उत्तर, जैसे 2 पार्ट्स बने हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ये 2 पार्ट्स बने हैं, ये 2 पार्ट्स, ये तो उत्तर वाला पार्ट है बेल्जियम का, और दक्षिण। उत्तर वाले पार्ट्स को तो उसने कहा है फ्लैमिश इलाका कहते हैं, जिसमें 59.59% पॉपुलेशन रहती है। और जो दक्षिण पार्ट है वलोनिया, उसमें रहती है 40%, और 1% जो ये कोस्ट तट पर है, ये जर्मनी लोग रहते हैं 1%। एक मैंने एक अंदाजन से बताया, बिल्कुल मैं फिक्स तो सही तो नहीं है, लेकिन बताया कि जातीय अगर बनावट देखते हैं तो 59% फ्लेमिश इलाके में डच भाषा बोलते हैं। जो आपका जो बेल्जियम जो देश है, बेल्जियम देश में जो 59% जो उत्तर बेल्जियम में रहती है उसको कहते हैं फ्लेमिश इलाका। क्या कहते हैं? फ्लेमिश इलाका कहते हैं, जहाँ लोग बोलते हैं डच भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वे डच भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। और 40% लोग जो ये वेलोनिया है, 40% जो लोग हैं इसको हम कह सकते हैं फ्लेमिश इलाका, और हम इसको कहते हैं वेलोनिया। 40% जो लोग हैं जो वेलोनिया में रहती हैं, जो बेल्जियम का दक्षिण भाग में रहती हैं, वे फ्रेंच भाषा बोलती हैं। ये क्या बोलती है? फ्रेंच। ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब देखिए जो 59% जो लोग हैं ये संख्या में तो अधिक है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये कमजोर हैं डच लोग। देखिए अगर हम देखते हैं जो 59% लोग जो फ्लेमिश में रहते हैं ये संख्या में तो अधिक है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। इसके विपरीत जैसे 40% लोग संख्या में तो कम है, पूरे देश में 40%
लेकिन आर्थिक दृष्टि इनकी 10 से कहीं अधिक है। और 1% बता वे जर्मन बोलते हैं। जो आपके बेल्जियम के जो पूरी भाग है, बेल्जियम का जो पूरी भाग है, जिसको हम कह सकते हैं कि बेल्जियम की जो पूरी भाग की जो बाउंड्री वाली सीमा है, सीमा में 1% जो लोग हैं वे जो जर्मन भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये अगर हम इथेनिक्स ग्रुप देखते हैं तो ये पूरा हो जाता है। जैसे 59%, 40% और 1%, 9 तो ये 100%। तो ये उसका जातीय समूह ऐसा बना हुआ। और जो राजधानी है, ये मान इसकी राजधानी है, इसकी बेल्जियम की जो राजधानी है जहाँ कार्यालय काम होते हैं, उस बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रसेल्स। क्या नाम है राजधानी का? ब्रसेल्स है। और ब्रसेल्स के जो निवास करने वाले, जो ये कैपिटल है, ब्रसेल्स में जो रहने वाले लोग हैं 80% जो लोग हैं फ्रेंच भाषा बोलते हैं। क्या है? फ्रेंच। और 20% जो लोग हैं वे डच भाषा बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर पूरा देश में अगर लेते हैं, पूरे देश के अंदर हम देखते हैं तो आपके जो डच जो लोग हैं जो सबसे अधिक हैं, तो डच भाषा बोलने वाले सबसे अधिक है। अगर पूरे देश में देखते हैं तो डच जो लोग है डच भाषा बोलने वाले, डच जो फ्लेमिश है। अगर हम ब्रसेल्स में देखते हैं, अगर बेल्जियम के पूरे देश के अंदर हम देखते हैं तो सबसे अधिक जो मेजोरिटी जो लोग हैं वे है डच लोगों की, डच भाषा बोलने वाले। लेकिन अगर हम बेल्जियम की जो राजधानी ब्रसेल्स है, उसमें हम देखते हैं कि वहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है, फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक है। फ्रेंच भाषा वालों की संख्या अधिक है, डच वालों की 20% कम है। तो हम ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से एक जातीय समूह भिन्न भिन्न लोग हैं और अलग अलग भाषा लोग बोलते हैं कि 59% लोग फ्लेमिश है, जो डच फ्लेमिश में रहने वाले जो डच बोलते हैं। 40% जो वेलेनिया क्षेत्र रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। और बेल्जियम की जो राजधानी जो ब्रसेल्स है उसमें 80% लोग फ्रेंच और 20% डच भाषा। कह सकते हैं कि पूरे बेल्जियम का लेते हैं तो डच भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक है। लेकिन बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में देखते हैं तो वहां पर यानी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले अलग है। अब देखो ये जाति समूह इनकी संरचना अलग अलग है। अब ये किस प्रकार से अपना कंपेयर करेंगे। दूसरी तरफ देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका देखिए, श्रीलंका एक द्वीप देश है क्योंकि उसके चारों तरफ पानी है, इसलिए वे एक टापू है, एक द्वीप समूह है। जो हमारे भारत देश का जो राज्य है तमिलनाडु, जो दक्षिण तट के ऊपर है, जो दक्षिण तट होते हैं, तो तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका जो देश है, जो हमारे पड़ोसी देश है, जो हमारा जो राज्य तमिलनाडु है, जो तट के ऊपर बसा हुआ है, तो तमिलनाडु के दक्षिण में ये देश स्थित है श्रीलंका। ये एक द्वीपीय देश है। इसकी आबादी देखते हैं तो करीब 2 करोड़ है। श्रीलंका की जो आबादी करीब 2 करोड़ है। और यह हरियाणा राज्य की बराबर इसकी आबादी है, लगभग हरियाणा राज्य के। अगर इसमें देखता हूं तो इसमें भी 2 जातीय समूह है, एक है आपकी सहेलियों का और एक तमिलों का। अब इस तमिलनाडु जो श्रीलंका जो है उसमें 74% जो है 74% सहेलियों का है, सहेली जनजाति रहती है। और 18% जो है तमिल निवास करते हैं। 18% कौन है? तमिल निवास करते हैं। जिस तमिलों में भी 2 तमिल हैं। एक तो श्रीलंका मूल तमिल जो 13%, अर्थात जो श्रीलंका के नेटिव हैं, जो श्रीलंका के रहने वाले हैं वे तमिल हैं, वे 13% है। और दूसरे कौन से तमिल हैं? दूसरे तमिल हैं जो है भारतीय तमिल। कौन से? भारतीय तमिल, जो 5% है, जो औपनिवेशिक शासनकाल से तमिलनाडु में गई। अब आप क्या होंगे, सर भारतीय तमिल वहां पर कैसे गई? कि 5% जो तमिल है वहां पर, तो ये टोटल 18% है। इसमें 13% तो श्रीलंका मूल के तमिल है, जो श्रीलंका में ही निवास करने वाले, और 5% है वे भारतीय तमिल है। ये कब है? औपनिवेशिक शासनकाल में, कि जब हमारा भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो औपनिवेशिक काल में कि रोजगार की बड़ी समस्या थी। जो तमिलनाडु, जो हमारा भारत देश का जो दक्षिण तट के ऊपर जो स्थित तमिलनाडु, तो तमिल के जो लोग थे
वे रोजगार की तलाश में श्रीलंका के बागानों में चले गए थे। ये हमें कह सकते हैं कि श्रीलंका जो देश है अपने बागानों में काम करने के लिए, जो चाय, रबड़ और कॉफी के जो बागान थे उनमें काम करने के लिए तमिलनाडु के मजदूर जाते थे। और लंबे समय तक जब वे वहाँ तमिलनाडु, जो हमारे देश के जो मजदूर थे, वे लंबे समय तक श्रीलंका में निवास करने लगे, वहाँ रहने लगे तो उसने अपना स्थायी घर बना लिया। अब वे भारत देश से तो चले गए, लेकिन वहाँ रोजगार की तलाश में गए थे, तो इसलिए उनकी संस्कृति तो चेंज हो नहीं सकती। जो उनका खान पान है, वेशभूषा है, भाषा है, उसको तो वे चेंज नहीं कर सकते, वे तो उसकी भाषा है। तो वे जाके वहाँ तमिलनाडु में निवास करने लगे। बाद में लगातार जो उनके पूर्वज वहाँ रहने लगे और वे उनके रहने से उनका भी वहाँ जन्म होने लगा। फिर उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने लगे। कह सकते हैं कि जो भारतीय तमिल थे उनके पूर्वज वहाँ श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए गए थे और लंबे समय तक ही वहाँ रुक गए। इसलिए उन लोगों में भी कुछ भाषा जो थे जो भारतीय मूल के लोग थे और उनकी भी कुछ की जो भाषा है वे तमिल थी, वे अपने भाषा। अब सिंगली भाषा के जो लोग हैं वे 74% है और वे मानते हैं बौद्ध धर्म को। किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म को। और जो तमिल भाषा के जो लोग हैं जो 18% है, जिसमें श्रीलंका मूल के तमिल और भारतीय मूल के तमिल दोनों मिलकर वे दोनों हिंदू और मुसलमान हैं। क्या है? हिंदू और मुसलमान धर्म। तो देखिए अब जहाँ बेल्जियम के अंदर किसी धर्म का नाम नहीं था, वहाँ केवल भाषा का नाम था, तो यहाँ पर धर्म भी है और साथ में भाषा भी है। तो सिंगली लोग जो बौद्ध धर्म है, जो सिन्हाला जो लोग हैं, वे बौद्ध धर्म को मानते हैं। और तमिल भाषा लोग जो तमिल बोलते हैं वे हिंदू और मुसलमान हैं। और 7% जो लोग वहाँ के हैं, 7% जो लोग हैं वे ईसाई धर्म को मानने वाले। कौन से? ईसाई हैं। वे सैली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। तो देखिए 74% जो सैली लोग हैं ये सैली भाषा का प्रयोग करते हैं और 18% जो लोग तमिल है वे तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। और 7% जो ईसाई लोग हैं वे दोनों भाषा बोलते हैं, सैली भाषा भी बोलते हैं और तमिल। तो श्रीलंका के अंदर भाषा और धर्म के आधार पर उसमें झगड़ा होता है। क्यों? कि जो ये सैली लोग हैं, सैली लोग अपने आप को ताकतवर समझते हैं और वे डच लोग को, यानी कि निर्दोष डच लोग को कोई भी अधिकार नहीं देना चाहते और वे चाहते हैं कि वे सैनी लोग ही पावरफुल बने, शक्तिशाली बने, उनका ही शासन हो। तो इसलिए यह पावर का जो है सत्ता का बंटवारा नहीं किया जाता है, यहाँ सैनी लोग ही शक्तिशाली होते हैं। जब आगे चल के बताएंगे हम, तो यह जो सैनी लोग अपने आप को जो भी रूल रेगुलेशन बनाते हैं वे अपने फेवर में बनाते हैं, अपने नियम बनाते हैं, अपनी भाषा को ऑफिशियली भाषा बनाते हैं, जिससे ये तो शक्तिशाली रहते हैं और ये कमजोर। लेकिन बाद में इसका रिजल्ट बहुत ही नकारात्मक निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ बेल्जियम देखते हैं तो बेल्जियम बड़ी समझदारी से काम लेता है, क्योंकि भाषा के आधार पर सबसे अधिक लोग डच लोग हैं और फ्रेंच लोग कम हैं। लेकिन ये आपस में समझौता करते हैं, क्योंकि साथ में 1% लोग जर्मन भाषा भी है। तो यहाँ पर भाषा के आधार पर तीनों लोग अपने आप में एक समझौता करते हैं, समझदारी से काम करते हैं। वे कहते हैं कि हमको ऐसा नहीं है कोई एक ही पावरफुल बने, हमको अपनी बारी बारी से सत्ता का प्रयोग करना है और ऐसा निर्माण करना है ताकि कोई अच्छा, यानी कि परिणाम आए और अच्छा लोकतंत्र कह सकते हैं। तो हम बेल्जियम का इसमें लेंगे। तो इस प्रकार से ये आज हमने पढ़ा है केवल कि बेल्जियम और श्रीलंका जो देश है, इस देश की जातीय समूह संरचना का आज टॉपिक पढ़ा है। हम कह सकते हैं इसको जातीय समूह संरचना। जातीय समूह संरचना है जो यहाँ पर आज हम पढ़ा कि कौन कौन सी जातियों का समूह किस प्रकार से। नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरे पढ़ेंगे। तो आप देखिए ये टॉपिक आपको कैसा है। ओके, थैंक यू।